विजय माल्या। यह नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बिजनेसमैन? नहीं, सिर्फ बिजनेसमैन नहीं। विजय माल्या एक इमेज थी, एक ब्रांड, एक लार्जर दैन लाइफ पर्सोना। किंग ऑफ गुड टाइम्स का टैग उनके साथ ऐसे चिपका था जैसे उनकी पहचान हो। उनकी जिंदगी फॉर्मूला एक रेस ट्रैक्स की स्पीड से चलती थी। किंगफिशर कैलेंडर गर्ल्स की ग्लैमर से सजी होती थी और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के क्रिकेट मैचेस के शोर में गूंजती थी। एक उनका बिजनेस एम्पायर यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के साथ पहले से ही आसमान छू रहा था। लेकिन फिर माल्या साहब को एक नया और भी बड़ा सपना आया, किंगफिशर एयरलाइंस, एक ऐसी एयरलाइन जो इंडियन स्काईज का चेहरा बदल दे। माल्या का जो अंदाज था वो उनके बिजनेस में भी दिखता था। उनकी शख्सियत का एक ऐसा जादू था कि लोग उनकी तरफ खिंचे चले आते थे। यूनाइटेड ब्रेवरीज की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां उनका हर कदम एक हेडलाइन बन जाता था। ये शोहरत और ये इमेज जब किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत हुई तो एक तरह से सोने पे सुहागा जैसा था। लोगों को लगा कि जो आदमी बेवरेज इंडस्ट्री का बादशाह बन सकता है वो एविएशन में भी कुछ कमाल ही करेगा। शायद इसी विश्वास ने शुरुआती दौर में उनके लिए कई दरवाजे खोले, यहाँ तक कि जब लोन लेने की बात आई। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो चीज़ आपकी ताकत होती है वही कभी कभी आपकी कमजोरी भी बन जाती है। जब किंगफिशर एयरलाइंस का सपना टूटा और फ्रॉड के इल्ज़ाम लगे तो माल्या की वही किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली इमेज उनके खिलाफ एक बड़ा हथियार बन गई। मीडिया और पब्लिक की नज़र में उनकी शान और शौकत और एयरलाइन की बर्बादी के बीच का कॉन्ट्रास्ट इतना बड़ा था कि गुस्सा और भी भड़क गया। एक ऊंचाई से गिरने की चोट हमेशा ज़्यादा गहरी होती है। साल 2005 में इंडियन एविएशन में एक नया सितारा चमका। किंगफिशर एयरलाइंस ये सिर्फ एक एयरलाइन नहीं थी, ये विजय माल्या का एक स्टेटमेंट था। उनका विजन था इंडिया को एक ऐसी एयरलाइन देना जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस को टक्कर दे सके। और लॉन्च हुआ तो क्या लॉन्च हुआ, 5 स्टार होटल हवा में उतार दिया गया हो जैसे। लेदर की लग्जरियस सीट्स, ग्लैमरस एयर होस्टेस, हर चीज स्टाइल और क्लास का बेहतरीन नमूना था। एक किंगफिशर एयरलाइंस का मकसद सिर्फ लोगों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना नहीं था, बल्कि उन्हें एक अनोखा, एक शानदार अनुभव देना था। ये एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने की कोशिश थी। एक शुरुआत में तो सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। मीडिया ने किंगफिशर की तारीफों के पुल बांध दिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए और पैसेंजर्स को किंगफिशर की कंफर्ट और सर्विस से प्यार हो गया। एक ऐसा लग रहा था कि माल्या ने एक और कामयाब बिजनेस खड़ा कर दिया है। हर तरफ वाह वाह हो रही थी। आम आदमी भी किंगफिशर में उड़ने के सपने देखने लगा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छिपी हुई थी, एक ऐसा सच जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। हर फ्लाइट जो किंगफिशर की उड़ती थी वो अपने साथ एक गहरा होता हुआ फाइनेंशियल होल भी ले जा रही थी। एक किंगफिशर एयरलाइंस का बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा था कि उसमें शुरुआत से ही खतरे के बीज छुपे हुए थे। एक तरफ थी माल्या की एम्बिशन, इंडिया को वर्ल्ड क्लास लग्जरी एयरलाइन देने की, और दूसरी तरफ थी इंडियन मार्केट की सच्चाई। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ लोग टिकट की कीमत पहले देखते हैं और मिड एयर चैंपियन बाद में। 3 किंगफिशर जो लग्जरी ऑफर कर रही थी, लेदर सीट्स, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट, गवर्नमेंट मील्स, उसका खर्च आसमान छू रहा था। एक और ये खर्च टिकट की कीमत से पूरा नहीं हो पा रहा था। हर फ्लाइट, हर पैसेंजर एयरलाइन के लिए आमदनी से ज्यादा खर्च ला रहा था। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें फिनिश लाइन तो थी, पर वो फिनिश लाइन फाइनेंशियल बर्बादी की तरफ ले जा रही थी। शुरुआती हाइप और माल्या की करिश्माई पर्सनैलिटी ने इस बुनियादी कमी को कुछ वक्त के लिए ढक जरूर दिया, लेकिन ये एक टाइम बॉम्ब था जो टिक टिक कर रहा था। किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआती चमक दमक ज्यादा देर तक फाइनेंशियल सच्चाइयों को छुपा नहीं सकी। जल्द ही माल्या के बड़े सपनों और जमीनी हकीकत के बीच दरारें दिखने लगीं। द एयर डेक्कन ब्लंडर 2007। साल 2007 में किंगफिशर ने एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव लिया। उन्होंने एयर डेक्कन, एक लो कॉस्ट एयरलाइन को खरीद लिया। कागज पर तो यह प्लान बड़ा स्मार्ट लग रहा था। माल्या साहब ने सोचा होगा कि एक तरफ किंगफिशर लग्जरी सेगमेंट को कवर करेगी और एयर डेक्कन, जिसका नाम बाद में किंगफिशर रेड किया गया, बजट ट्रैवलर्स को। इससे मार्केट शेयर बढ़ेगा, कंपटीशन कम होगा। लेकिन यह फैसला एक ब्लंडर साबित हुआ। किंगफिशर एयरलाइंस और एयर डेक्कन दो बिल्कुल अलग बिजनेस मॉडल पर बनी कंपनियां थीं। किंगफिशर का डीएनए था लग्जरी और हाई सर्विस स्टैंडर्ड्स, जिसमें पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। वहीं एयर डेक्कन का मंत्र था कॉस्ट कटिंग और नो फ्रिल्स सर्विस। इन दोनों को मिलाना तेल और पानी को मिलाने जैसा था, नामुमकिन और बेकार। एम्प्लॉय कंफ्यूज हो गए, कस्टमर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक्सपेक्ट करें। किंगफिशर का प्रीमियम ब्रांड इमेज भी डाइल्यूट हो गया। यह मर्जर किंगफिशर की पहले से ही डगमगाती फाइनेंशियल हालत पर एक और बोझ बन गया।
जो एयरलाइन पहले से ही अपने लग्जरी मॉडल के कारण हाई कॉस्ट ऑन ऑपरेशन से जूझ रही थी, एयर डेक्कन के एक्विजिशन ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। ये एक ऐसी गलती थी जिसने किंगफिशर की तबाही की रफ्तार को और तेज कर दिया। एयर डेक्कन का एक्विजिशन सिर्फ एक फाइनेंशियल बोझ नहीं था, बल्कि इसने मैनेजमेंट का ध्यान भी केएफए की कोर प्रॉब्लम्स से हटा दिया। इस एक बड़े स्ट्रैटेजिक एरर ने केएफए के फाइनेंशियल डिक्लाइन को जैसे एक्सेलरेट कर दिया। रेकलेस एक्सपेंशन एंड स्पेंडिंग। एयर डेक्कन के साथ इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम्स के बावजूद किंगफिशर एयरलाइंस ने अपने एक्सपेंशन प्लान्स को रोका नहीं। कंपनी तेजी से नए रूट्स ऐड करती रही, नए एयरक्राफ्ट लीज पर लेती रही और बिना किसी ठोस प्लानिंग के इंटरनेशनल रूट्स भी शुरू कर दिए। मार्केटिंग पर भी जबरदस्त खर्चा किया जा रहा था। ये सब तब हो रहा था जब एयरलाइन पहले से ही फाइनेंशियल स्ट्रेस में थी। हर नई फ्लाइट, हर नया रूट एयरलाइन के खर्चों को और बढ़ा रहा था, जबकि आमदनी उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही थी। कॉस्ट कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं था, कोई बैकअप प्लान नहीं था। सिर्फ एक उम्मीद थी कि शायद कोई चमत्कार हो जाए और सब ठीक हो जाए। माउंटिंग लॉसेस एंड डेट। नतीजा यह हुआ कि किंगफिशर एयरलाइंस के लॉसेस साल दर साल बढ़ते गए। एयरलाइन ने अपनी शुरुआत से ही लगातार लॉसेस रिपोर्ट किए। एयर डेक्कन के एक्विजिशन के बाद तो यह लॉसेस और भी तेजी से बढ़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक किंगफिशर ने 3 साल तक लगातार 10 अरब रुपए से ज्यादा का लॉस झेला। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रैल 5 से सितंबर 11 तक देखें तो नेट प्रॉफिट हमेशा निगेटिव में ही रहा। टोटल लॉस 5,960 करोड़ तक पहुंच गया। 2012 की शुरुआत तक एयरलाइन पर 70 अरब रुपए से ज्यादा का एक्यूमुलेटेड लॉस हो चुका था। यह आंकड़े साफ इशारा कर रहे थे कि एयरलाइन एक बड़े फाइनेंशियल संकट की तरफ बढ़ रही है। जब एयरलाइन की फाइनेंशियल हालत पतली होने लगी और कैश फ्लो की कमी महसूस हुई तो विजय माल्या ने बैंक्स का रुख किया और यहां से शुरू हुआ किंगफिशर एयरलाइंस के लोन का वह चक्रव्यूह जिसमें एयरलाइन और माल्या दोनों ही फंसते चले गए। किंगफिशर एयरलाइंस ने इंडियन बैंक्स, खासतौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एक कंसोर्टियम से लगभग 9,000 करोड़ का लोन लिया। सवाल ये उठता है कि एक ऐसी एयरलाइन जो लगातार लॉसेस में चल रही थी, जिसका बिजनेस मॉडल क्वेश्चनेबल था, उसे इतनी आसानी से इतना बड़ा लोन कैसे मिल गया? इसमें विजय माल्या की अपनी इन्फ्लुएंस और उनके यूबी ग्रुप की रेपुटेशन का बड़ा हाथ हो सकता है। माल्या उस वक्त एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। शायद बैंक्स को लगा कि यूबी ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी अपनी एयरलाइन को डूबने नहीं देगी, या फिर जैसा कि बाद में कुछ ऑलिगेशंस लगे, फोन बैंकिंग का इस्तेमाल हुआ हो, यानी ऊपर से प्रेशर डालकर लोन सैंक्शन करवाए गए हों। कई रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस में यह बात सामने आई कि बैंक्स ने लोन देते वक्त जरूरी ड्यू डिलिजेंस नहीं की और किंगफिशर की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति को नजरअंदाज किया गया। यह भी कहा गया कि बैंकिंग नॉर्म्स को ताक पर रखकर यह लोन दिए गए। यह सिचुएशन इंडियन बैंकिंग सेक्टर के रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पर भी बड़े सवाल खड़े करती है, खास तौर पर जब हाई प्रोफाइल बोरोअर्स की बात आती है। कहीं ना कहीं एक टू बिग या कनेक्टेड टू फेल वाला सिंड्रोम काम कर रहा था, जिसके चलते बैंक्स ने शायद जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लिया। यह टेबल साफ दिखाती है कि कितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज दिया था। जब यह एयरलाइन डूबी तो यह सिर्फ माल्या का नुकसान नहीं था, यह देश के आम आदमी का पैसा था जो खतरे में पड़ गया। 2011 आते आते किंगफिशर एयरलाइंस का संकट और गहरा हो गया। एयरलाइन अपने वेंडर्स को पेमेंट नहीं कर पा रही थी, एयरक्राफ्ट लेसर्स को उनका पैसा नहीं मिल रहा था और सबसे बड़ी बात, अपने एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दे पा रही थी। आयकर विभाग ने नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के चलते किंगफिशर के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। एयरलाइन की आधी से ज्यादा फ्लीट जमीन पर आ गई क्योंकि मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं थे। पायलट्स और स्टाफ ने अनपेड सैलरी के विरोध में हड़ताल कर दी। किंगफिशर की फ्लाइट्स रोज कैंसिल हो रही थीं और पैसेंजर्स परेशान थे। विजय माल्या ने सरकार से बेल आउट पैकेज की भी मांग की, फ्यूल टैक्स कम करने की अपील की, लेकिन कोई खास मदद नहीं मिली। अंत में 20 अक्टूबर 2012 को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किंगफिशर एयरलाइंस का फ्लाइंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया क्योंकि एयरलाइन रेगुलेटर के सेफ्टी और फाइनेंशियल कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर पाई। द किंग ऑफ गुड टाइम्स की एयरलाइन जमीन पर आ चुकी थी। हजारों एम्प्लॉय बेरोजगार हो गए और बैंक अपने हजारों करोड़ के लोन के लिए चिंतित हो गए। किंगफिशर एयरलाइंस का जमीन पर आना सिर्फ एक बिजनेस फेलियर की कहानी नहीं थी। जल्द ही यह मामला एक बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की शक्ल लेने लगा, जिसके केंद्र में थे विजय माल्या। बैंक का पैसा डिफॉल्ट हो गया था, लेकिन सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ हालात की मजबूरी थी या एक सोची समझी साजिश। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब अपनी जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। विलफुल डिफॉल्ट सबसे पहला और बड़ा इल्जाम था। विलफुल डिफॉल्ट
का बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसका मतलब यह नहीं था कि एयरलाइन सिर्फ पैसा चुकाने में असमर्थ थी। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है कि बोरोअर के पास कैपेसिटी होने के बावजूद वह लोन नहीं चुका रहा है, या फिर उसने लोन का पैसा उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जिसके लिए वह लिया गया था, बल्कि कहीं और डाइवर्ट कर दिया। यह एक गंभीर आरोप था क्योंकि यह मामले को सिंपल सिविल लायबिलिटी से क्रिमिनल ऑफेंस की तरफ ले जाता है। माल्या साहब पर आरोप लगा कि पैसा होते हुए भी नहीं दिया या फिर लोन का पैसा कहीं और उड़ा दिया। मिसरिप्रेजेंटेशन टू बैंक्स। एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि किंगफिशर एयरलाइंस ने बैंक से लोन लेने के लिए अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोजेक्शन और कोलेटरल के तौर पर दी गई सिक्योरिटीज जैसे कि किंगफिशर ब्रांड वैल्यू को गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। यूके एक्स्ट्राडिशन केस की सुनवाई के दौरान यह बात डिटेल में डिस्कस हुई कि कैसे केएफआई ने फंड इंडक्शन, इक्विटी इन्फ्यूजन के झूठे वादे किए, ब्रांड वैल्यू को एक्सैजरेट किया, ग्रोथ के गलत अनुमान दिखाए और कमजोर सिक्योरिटी ऑफर की। यह सब इसलिए किया गया ताकि बैंक को लोन देने के लिए राजी किया जा सके। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस मामले में अपनी अलग जांच की और विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस और कुछ बैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 120 बी क्रिमिनल कंस्पिरेसी और 420 चीटिंग के तहत केस दर्ज किए। सीबीआई का फोकस खास तौर पर आईडीबीआई बैंक से लिए गए 900 करोड़ के लोन पर था। आरोप था कि यह लोन बिना प्रॉपर प्रोसीजर और ड्यू डिलीजेंस के बैंक ऑफिशियल्स की मिलीभगत से सैंक्शन किया गया था। सीबीआई ने दावा किया कि आईडीबीआई के ऑफिशियल्स ने किंगफिशर की कमजोर फाइनेंशियल स्थिति को जानते हुए भी लोन पास कर दिया, जिससे बैंक को पब्लिक फंड का नुकसान हुआ। इस मामले में कुछ बैंक ऑफिशियल्स की गिरफ्तारी भी हुई। यह इशारा करता है कि केएफए का यह पूरा कांड शायद बैंक के अंदर के लोगों की मदद के बिना मुमकिन नहीं था। या तो बैंक ऑफिशियल्स माल्या के प्रभाव में आ गए या फिर करप्शन का मामला था। जो भी हो, इसने पब्लिक सेक्टर बैंकों के लैंडिंग प्रोसेस की इंटीग्रिटी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत माल्या और उनकी कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज किया। एडी का सबसे बड़ा आरोप यह था कि किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन का एक बड़ा हिस्सा, कम से कम 3,547 करोड़ माल्या ने जानबूझकर डाइवर्ट किया और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की। एडी ने अपनी चार्जशीट में इस फंड डाइवर्जन के मोड्स ऑपरेंडी का भी खुलासा किया। फंड डाइवर्जन का मोडस ऑपरेंडी एडी के मुताबिक लोन का पैसा किंगफिशर एयरलाइंस के ऑपरेशन में लगने के बजाय माल्या ने अलग अलग तरीकों से अपनी दूसरी कंपनियों और पर्सनल ऐशो आराम में खर्च किया। कुछ प्रमुख तरीके ये थे। केएफए ने लीज्ड एयरक्राफ्ट के लिए मार्केट रेट से कहीं ज्यादा रेंट पे किया। एडी को शक था कि यह एक्स्ट्रा पैसा माल्या तक वापस पहुंचाया गया। लोन के पैसों से एक प्राइवेट जेट खरीदा गया जिसका इस्तेमाल माल्या अपने पर्सनल कामों के लिए करते थे। एक बड़ी रकम माल्या की फॉर्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया के अकाउंट में ट्रांसफर की गई। यह दिखाया गया कि यह एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है, लेकिन एडी का मानना था कि यह फंड डाइवर्जन का एक तरीका था। एक इंस्टेंस में 255 करोड़ यूके ट्रांसफर किए गए F1 टीम के लिए। और भी ट्रांसफर जैसे 41 करोड़ 83 लाख और 11 करोड़ 86 लाख फोर्स इंडिया को किए गए। माल्या की आईपीएल टीम आरसीबी के अकाउंट में भी किंगफिशर के लोन से पैसा ट्रांसफर किया गया। एक केस में 15 करोड़ 90 लाख डॉयचे बैंक में केएफए के अकाउंट से आरसीबी के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। एडी ने आरोप लगाया कि माल्या ने शेल कंपनियों का एक जाल बनाकर लोन के पैसों को इधर से उधर किया और उन्हें छुपाने की कोशिश की। इन शेल कंपनियों के डायरेक्टर अक्सर डमी होते थे जो माल्या के इशारों पर काम करते थे। लोन का पैसा विदेशों में भी भेजा गया, जिसके लिए गलत कारण जैसे ऑन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या लीज रेंटल्स दिखाए गए और जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए गए। आईडीबीआई लोन का 423 करोड़ बिना आवश्यक दस्तावेजों के विदेश भेजा गया। यह आरोप साफ दिखाते हैं कि फंड डाइवर्जन का यह खेल कितना कॉम्प्लेक्स और सोचा समझा था। यह सिर्फ मिसमैनेजमेंट का केस नहीं लगता, बल्कि एक डिलिब्रेट कोशिश लगती है पैसों को केएफए से बाहर निकालकर अपने पर्सनल यूज या दूसरे बिजनेस में लगाने की। शेल कंपनियों का इस्तेमाल, ओवर इनवॉइसिंग और इंटरनेशनल ट्रांसफर, यह सब व्हाइट कॉलर क्राइम के क्लासिक तरीके हैं। भी माल्या ने लेटर्स के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा, 7 राज्यसभा की एथिक्स कमेटी को भी लिखा। इन सब में कॉमन थीम्स थे। वह बेगुनाह हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, मीडिया उनका ट्रायल कर रहा है और वह सेटल करना चाहते हैं। अपने एक लेटर में उन्होंने कहा कि एजेंसियां उनके साथ हाईली प्रिजुडिशियल मैनर में डील कर रही हैं और वह बिना किसी लोन के पोस्टर बॉय ऑफ ऑन द लोन डिफॉल्ट्स बन गए हैं।
साथ उन्होंने 4,400 करोड़ का सेटलमेंट ऑफर एसबीआई को देने की बात भी कही, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ये सारी बातें उनके पॉडकास्ट वाले नैरेटिव से मिलती जुलती हैं। विजय माल्या का मामला सिर्फ मीडिया हेडलाइंस और पब्लिक डिबेट्स तक सीमित नहीं रहा। इसने इंडियन और ब्रिटिश लीगल सिस्टम को भी बराबर उलझाए रखा। एक तरफ इंडियन एजेंसियां उन्हें वापस लाने और उन पर मुकदमा चलाने की कोशिश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ माल्या यूके में अपनी लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे ही किंगफिशर एयरलाइंस के फाइनेंशियल ट्रबल्स बढ़ने लगे, इंडियन बैंक्स और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हरकत में आ गईं। 2012 की शुरुआत में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किंगफिशर एयरलाइंस के लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया। 5 जल्द ही कंसोर्टियम के दूसरे बैंक जैसे आईडीबीआई बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी केएफए को एनपीए घोषित कर दिया। 5 आईडीबीआई बैंक ने तो अगस्त 2014 में केएफए को विलफुल डिफॉल्टर टैग करने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया था। 15 बैंक अपने पैसे रिकवर करने के लिए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल पहुंचे। 2017 में डीआरटी बेंगलुरु ने विजय माल्या और उनकी कंपनियों को 6,203 करोड़ प्लस 11.5% प्रतिवर्ष ब्याज 2013 से बैंक्स को चुकाने का आदेश दिया। 14 सीबीआई और ईडी ने माल्या के खिलाफ फ्रॉड, क्रिमिनल कंस्पिरेसी और मनी लॉन्ड्रिंग के अलग अलग केस में एफआईआर दर्ज की और चार्जशीट फाइल की। 14 इन चार्जशीट में फंड डाइवर्जन के स्पेसिफिक इंस्टेंसेस का जिक्र था, जैसे कि पैसा फोर्स इंडिया F1 टीम, आरसीबी और माल्या के पर्सनल जेट पर खर्च करना। 11 जनवरी 2019 में मुंबई की एक स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने विजय माल्या को फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित कर दिया। 10 ये नए फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत किया गया, जो सरकार को ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है, भले ही उन पर कन्विक्शन न हुआ हो। माल्या इस कानून के तहत घोषित होने वाले पहले व्यक्ति थे। 10 सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में विजय माल्या को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए 40 मिलियन $US अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि बैंक उनसे लोन रिकवरी की कोशिश कर रहे थे। 6 इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2022 में उन्हें 4 महीने की जेल की सजा सुनाई। 33 इंडिया में कानूनी कार्रवाई पूरी रफ्तार से चली। माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी भी घोषित कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने $40 मिलियन बच्चों को ट्रांसफर करने के लिए कॉन्टेम्प्ट का दोषी भी पाया। विजय माल्या मार्च 2016 में इंडिया छोड़कर यूके चले गए, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने उनके एक्स्ट्राडिशन प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की। यह एक लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई साबित हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने फरवरी 2017 में यूके अथॉरिटीज को विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी। 16 लंदन की वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जज एमा अर्बथनॉट ने इस मामले की सुनवाई की। दिसंबर 2018 में उन्होंने माल्या के एक्स्ट्राडिशन के पक्ष में फैसला सुनाया। 8 जज अर्बथनॉट ने माना कि इंडियन अथॉरिटीज द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर विजय माल्या के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का प्राइमा फेसी केस बनता है। 16 उनके जजमेंट में यह साफ कहा गया कि माल्या ने बैंक्स को लोन लेने के लिए गलत जानकारी दी, लोन सैंक्शन करवाने के लिए कंस्पिरेसी की और लोन के पैसे को डाइवर्ट किया। माल्या ने मैजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ यूके हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन अप्रैल 2020 में हाई कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी और एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर को बरकरार रखा। 16 हाई कोर्ट ने भी माना कि माल्या के खिलाफ कंस्पिरेसी टू डिफ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में प्राइमा फेसी केस बनता है। 16 यूके कोर्ट्स का यह स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण था। एक्स्ट्राडिशन केस में कोर्ट ये नहीं देखती कि व्यक्ति दोषी है या नहीं, वह सिर्फ यह देखती है कि क्या इतने सबूत हैं कि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। इंडियन एजेंसियां इस प्राइमा फेसी टेस्ट को पास करने में सफल रहीं। 16 इसका मतलब था कि यूके जुडिशियरी के नजरिए में माल्या पर लगे आरोप इतने गंभीर थे कि उन पर इंडिया में ट्रायल होना चाहिए। यूके होम सेक्रेटरी ने भी माल्या के एक्स्ट्राडिशन को मंजूरी दे दी। कानूनी तौर पर माल्या एक्स्ट्राडिशन के सारे रास्ते हार चुके हैं, लेकिन वह अभी तक यूके में ही हैं। इसका कारण एक कॉन्फिडेंशियल लीगल इश्यू बताया जा रहा है, जो शायद उनकी एसाइलम क्लेम से जुड़ा हो सकता है। 27 जब तक यह कॉन्फिडेंशियल मामला सुलझ नहीं जाता, उनका इंडिया आना मुश्किल लग रहा है। एक्स्ट्राडिशन के अलावा इंडियन बैंक्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में यूके कोर्ट्स में विजय माल्या के खिलाफ बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स भी चला रहे हैं, ताकि उनसे अपने ड्यूज रिकवर किए जा सकें। 27 इस मामले में भी माल्या को झटका लगा जब अप्रैल 2025 में लंदन हाई कोर्ट ने उनकी बैंकरप्सी ऑर्डर के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। 27 इसका मतलब है कि बैंक अब माल्या के यूके स्थित एसेट्स से अपनी रिकवरी की कोशिश कर सकते हैं। जज एंथनी मैन ने अपने रूलिंग में कहा कि द बॉटम लाइन
इज दैट द बैंक्रप्टसी ऑन अंडरस्टैंड्स। 27 ये बैंक्स के लिए एक बड़ी जीत थी। विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस का यह पूरा एपिसोड इंडियन कॉर्पोरेट और बैंकिंग हिस्ट्री में एक अहम चैप्टर बन गया है। इसके कई पहलू हैं: फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ऑलेज्ड फ्रॉड, लीगल बैटल्स और पब्लिक परसेप्शन। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैंक माल्या से कितना पैसा वसूल कर पाए हैं। इस पर कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स और फिगर्स हैं। गवर्नमेंट एडी क्लेम इंडियन अथॉरिटीज जैसे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने समय समय पर कहा है कि माल्या से जुड़े एसेट्स से लगभग 14,000 करोड़ की रिकवरी रिस्टिट्यूशन हुई है। 14 यह रिकवरी माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड और उनसे जुड़ी दूसरी इकाइयों के एसेट्स को अटैच और सेल करके की गई है। 13 माल्या का काउंटर क्लेम विजय माल्या खास तौर पर अपने राज शमानी पॉडकास्ट में यह दावा करते हैं कि यह 14,000 करोड़ की रिकवरी डीआरटी द्वारा एडजुडिकेट किए गए 6,203 करोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट से कहीं ज्यादा है। 25 इस आधार पर वह कहते हैं कि उनके ड्यूज तो क्लियर हो चुके हैं। लेकिन रिकवरी का यह मामला इतना सीधा नहीं है। पहली बात, जो 14,000 करोड़ की बात हो रही है वह अक्सर अटैच्ड एसेट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। इन एसेट्स को मार्केट में बेचकर एक्चुअल कैश रियलाइज करना एक अलग प्रक्रिया है, जिसमें मार्केट कंडीशंस और लीगल हार्डल्स के कारण वैल्यू कम भी हो सकती है। दूसरी बात, बैंक का टोटल आउटस्टैंडिंग माल्या पर सिर्फ डीआरटी का प्रिंसिपल अमाउंट नहीं था, उसमें ओरिजिनल लोन का पूरा प्रिंसिपल जो केएफए के लिए लगभग 9,000 करोड़ था, प्लस इतने सालों का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट भी शामिल है, जो एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, फाइनेंशियल रिकवरी और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन दो अलग अलग चीजें हैं। अगर माल्या ने लोन लेने में या उसके इस्तेमाल में फ्रॉड किया है तो भले ही बैंक अपना पैसा रिकवर कर लें, क्रिमिनल चार्जेस खत्म नहीं होते। माल्या का ड्यूज क्लियर वाला आर्ग्यूमेंट इस क्रिमिनलिटी वाले एंगल को एड्रेस नहीं करता। इम्पैक्ट एंड लेसन्स लर्नड विजय माल्या प्रकरण ने इंडियन सिस्टम पर कई गहरे प्रभाव डाले हैं और कुछ जरूरी सबक भी सिखाए हैं। ऑन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, इस केस ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम खास तौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की लैंडिंग प्रैक्टिसेस और रिस्क मैनेजमेंट की कमजोरियों को उजागर किया। 8 इसके बाद एनएपीए को लेकर सख्ती बढ़ी है और लोन अप्रूवल प्रोसेस में ज्यादा स्क्रूटिनी की जा रही है। सरकार ने फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 जैसा कानून भी बनाया ताकि माल्या जैसे अपराधियों से निपटा जा सके। 9 इस एक्ट ने सरकार को ऐसे भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार दिया है, भले ही उन पर दोष सिद्ध न हुआ हो। माल्या इस कानून के तहत घोषित होने वाले पहले बड़े नाम थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, यह केस कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल उठाता है। कैसे इतनी बड़ी कंपनी में इतनी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं और प्रमोटर्स कैसे अकाउंटेबिलिटी से बच सकते हैं। 37 द चैलेंज ऑफ एक्स्ट्राडाइटिंग इकोनॉमिक ऑफेंडर्स। माल्या का यूके में अभी तक रुके रहना यह दिखाता है कि इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को विदेशों से एक्स्ट्राडाइट करना कितना मुश्किल और लंबा प्रोसेस हो सकता है, भले ही आपके पास स्ट्रॉन्ग केस हो। 30 अलग अलग देशों के कानून और उनकी प्रक्रियाएं इसमें बड़ी बाधा बन सकती है। इस मामले ने अन्य हाई प्रोफाइल वित्तीय धोखाधड़ी के साथ मिलकर भारत में लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी बदलावों के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया है। इनका उद्देश्य आर्थिक अपराधियों से निपटना और बैंकिंग सेक्टर की अकाउंटेबिलिटी को बेहतर बनाना है। भले ही माल्या से सीधी रिकवरी एक पहलू हो, उनके केस ने बड़े पैमाने पर सिस्टमिक रिपरकशंस पैदा किए हैं, जिससे भारत को बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स और डिफॉल्टर्स से निपटने के अपने तरीकों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा है। द पब्लिक परसेप्शन, ट्रायल बाय मीडिया वर्सेस क्वेस्ट फॉर जस्टिस। विजय माल्या हमेशा से यह शिकायत करते आए हैं कि वह मीडिया द्वारा किए जा रहे विच हंट और ट्रायल बाय मीडिया के शिकार हैं। 21 उनका कहना है कि मीडिया ने उन्हें बिना कोर्ट के फैसले के ही दोषी आहरकार पब्लिक ओपिनियन को उनके खिलाफ कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि माल्या का केस मीडिया में बहुत उछला। उनकी फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल, किंगफिशर ब्रांड की पॉपुलैरिटी और फिर इतना बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल, यह सब मीडिया के लिए टीआरपी बटोरने वाला मसाला था। एक माल्या का इंडिया से जाना और फिर एक्स्ट्राडिशन की लंबी लड़ाई ने इस मीडिया इंटरेस्ट को और हवा दी। लेकिन मीडिया का रोल यहाँ डबल एज्ड स्वॉर्ड जैसा है। एक तरफ मीडिया ने इस पूरे मामले को पब्लिक डोमेन में जिंदा रखा, बैंक्स और सरकारी एजेंसियों पर प्रेशर बनाए रखा। दूसरी तरफ यह भी सच है कि मीडिया कवरेज में कई बार सेंसेशनलिज्म और प्री जजिंग भी दिखा। 29 जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, हम अब कोर्ट का इंतजार नहीं करते, हम बस न्यूज चालू करके अपना खुद का पब्लिक एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। 29 माल्या का राज शमानी पॉडकास्ट पर आना भी इसी पब्लिक परसेप्शन को अपने फेवर में करने की एक कोशिश थी। यह केस एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे लीगल बैटल्स आजकल सिर्फ अदालत में नहीं
बल्कि पब्लिक ओपिनियन के कोर्ट में भी लड़ी जाती हैं और मीडिया इसमें एक बड़ा और अक्सर पोलराइजिंग रोल प्ले करता है। यह टाइमलाइन दिखाती है कि यह मामला कितना लंबा और उलझा हुआ रहा है और अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो आखिर में विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस की यह कहानी क्या है? क्या यह एक एम्बिशियस बिजनेसमैन के बड़े सपनों का अंजाम था जो मार्केट की रियलिटीज और गलत बिजनेस डिसीजंस के कारण फेल हो गया, या फिर यह एक सोची समझी चाल थी जिसमें बैंक्स को धोखा देकर हजारों करोड़ रुपए लिए गए और फिर उन्हें पर्सनल ऐशो आराम और दूसरे बिजनेस में डाइवर्ट कर दिया गया? विजय माल्या और उनके सपोर्टर्स इसे एक बिजनेस फेलियर बताते हैं जिसके लिए वह एक्सटर्नल फैक्टर्स और सिस्टम की कमियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि उनकी नीयत साफ थी और उन्होंने हमेशा अपने ड्यूज सेटल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज सीबीआई और ईडी और बैंक्स का कहना है कि यह सिर्फ बिजनेस फेलियर नहीं बल्कि एक वेल प्लान्ड फ्रॉड है। उनके पास मिसरिप्रेजेंटेशन, कंस्पिरेसी, फंड डाइवर्जन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को सपोर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स हैं। यूके की अदालत ने भी एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर देते वक्त इन आरोपों में प्राइमा फेसी दम माना है। सच्चाई शायद इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच कहीं है या फिर पूरी तरह से एक तरफ। इसका आखिरी फैसला तो इंडिया की अदालतें ही करेंगी जब और अगर विजय माल्या इंडिया वापस आकर ट्रायल फेस करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, किंगफिशर एयरलाइंस का केस इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में हमेशा एक कॉशनरी टेल के रूप में याद रखा जाएगा। यह केस सिर्फ एक व्यक्ति या एक कंपनी के बारे में नहीं है, यह सिस्टम की कमियों, कॉर्पोरेट एथिक्स और न्याय की लड़ाई के बारे में भी है। और जैसा कि माल्या ने खुद कहा है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शायद इस कहानी में अभी और भी ट्विस्ट्स और टर्न्स आने बाकी हैं।